नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। पल पल की तमाम जो अपडेट विधानसभा चुनाव से लेकर निकाय चुनाव तक है वो आपको साझा कर रहे हैं। किस तरह से अभी तक नतीजे सामने आए हैं। ऐसे में कर्नाटक का जिक्र किया जाए तो अब तक जो रुझान है उसके नजरिए से कहा जा सकता है कि कांग्रेस सत्ता में काबिज होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ निकाय चुनाव का जिक्र करें तो ऐसे में 17 नगर निगमों में से 16 नगर निगम पर फिलहाल बीजेपी ने काबिज है पूरी तरह से। वहीं आपको बता दें बीएसपी एक सीट पर काबिज है, जिसके मद्देनजर पूरी तरह से जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई नजर आ रही है। दो लड़कों की जोड़ी भी एक तरफ टूटी है तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का जो जादू है वो पूरे उत्तर प्रदेश में चलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों से अलग अलग उत्साहित जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते भी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, और ये जो तस्वीरें हैं वो कई मायनों में खास हो जाती हैं क्योंकि इसको सेमीफाइनल 2024 का माना जा रहा है। कर्नाटक की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय से लेकर सड़कों पर भी जो तमाम समर्थक हैं या फिर यूं कह लीजिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो सब आज के दिन जश्न में डूबे हुए हैं। और न केवल अभी की तस्वीरें बल्कि सुबह 6 बजे से ही तमाम मुख्यालयों पर जो जश्न है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। और लगातार एक एक कर जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उनको लेकर यह भी माना जा सकता है कि यहां पर कांग्रेस अपने अंदरूनी कलह की अगर बात करते हैं, क्योंकि यहां पर अपने खुद के कद्दावर नेताओं के बीच में जब कांग्रेस में लड़ाई कर्नाटक में चल रही थी उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होने दिया गया। कांग्रेस की तरफ से अगर राहुल गांधी की फीडबैक की बात करते हैं तो राहुल गांधी की जब सांसदी गई, उनकी पद गया, उसके प्रभाव भी वहां पर लोगों को नहीं दिया गया। बिल्कुल, और देखिए लगातार बड़ी खबर जो यहाँ अभी चुनावों से रिलेटेड मिल रही है, सीधे तौर पर कर्नाटक के रुझानों पर अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां ये सकारात्मक भारत का जनादेश है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में ये बात को मेंशन करते हुए लिखा कि व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो चुका है। भ्रष्टाचार और वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश। अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आया है। कर्नाटक के रुझानों पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने इस दौरान किया। उन्होंने कहा कि ये सकारात्मक भारत का जनादेश है। ये अखिलेश यादव ने साफ किया, व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। ये अखिलेश यादव ने अपने इस बयान में कहा है, ट्वीट में कहा है, भ्रष्टाचार और वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश। अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्वीट अखिलेश यादव ने कर्नाटक के रुझानों पर किया है क्योंकि यहाँ पर संजय राउत की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो क्योंकि रुझान ऋतु इस तरह की आ रहे हैं, इसमें तमाम जो विपक्षी खेमे के बड़े कद्दावर नेता, दिग्गज नेता है, वो लगातार बीजेपी को इस हार की बड़ी वजह बता रहे हैं। उन्होंने कहा है, इससे पहले अगर हम संजय राउत का भी जिक्र करते हैं, लेकिन फिलहाल जो टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कर्नाटक का जनादेश ये है, बीजेपी की नकारात्मक, सांप्रदायिक और कहीं ना कहीं तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि जो जिस एजेंडे के साथ बीजेपी चलती है कहीं ना कहीं उसी की हार है ये। तो इसको लेकर ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि कर्नाटक में जो अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, जो रुझान आए हैं, वो सीधे तौर पर ये संदेश देता है कि भाजपा की नकारात्मक इमेज किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आई। सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी और ऐसे में महिला युवा विरोधी जैसे तमाम मुद्दों को अखिलेश यादव ने उठाया। बिल्कुल, और ये ट्वीट लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो देखिए, कर्नाटक के साथ साथ जो 224 विधानसभा सीट पर नतीजे हैं उसमें 66 पे बीजेपी सिमट चुकी है, 130 पर कांग्रेस, 22 पर जेडीएस, आईएनडी 4 और अन्य दल यानी कि फिलहाल अभी 2 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। हालांकि ये आंकड़ा आपको बता दें कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो बिल्कुल विपरीत था, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही है, कांग्रेस पूरी तरह से एक बार फिर से सत्ता में काबिज होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही लगातार आपको कर्नाटक के रुझान को लेकर तमाम दिग्गजों की प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां कर्नाटक के रुझानों पर सीएम बसवराज बोम्मई बोले हैं कि हमें फाइनल नतीजों का भी इंतजार है। और मनीषा देखिए, अब जो रुझान सामने अगर यही सामने नतीजों के तौर पर आता है, उसके बावजूद भी जो फाइनल नतीजे हैं उसका इंतजार कहीं ना कहीं बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, हम चुनावों में अच्छा नहीं कर सके, ये बात भी सीएम बसवराज बोम्मई की तरफ से की गई और उन्होंने आगे कहा कि हम देखेंगे आखिर चूक कहां हुई है। बिल्कुल, और इसी बीच क्योंकि लगातार बीजेपी के अगर हम रुझानों में आंकड़े की बात करते हैं तो 66 अभी लगभग नजर आ रहा है। All the results come because they're all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis, and as a
political party and as a national political party, will not only analyze and we'll see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We'll look into that and improve upon it, and we'll take this result in our stride, and we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. तो इसी बीच लगातार आपको बता रहे हैं और इसी बीच बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बताएं, रुझानों के बाद भावुक होते हुए डीके शिव कुमार नजर आए। ये अखंड कर्नाटक की जीत है, डीके शिव कुमार ही कहते हुए नजर आए। सोनिया गांधी ने हमेशा साथ दिया, ये भी आगे उन्होंने अपने बयान में कहा। खड़गे की सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, तो एक कद्दावर नेता डीके शिव कुमार माने जाते हैं। और इसी बीच आपको ये बताया कि सोनिया गांधी ने सभी का साथ दिया और खड़गे सबकी उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आए हैं। और अपनी बम्पर जीत के बाद डीके शिव कुमार ये बयान देते हुए नजर आते हैं। और रुझानों के बाद जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके बाद वो लगातार भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी ने हमेशा पार्टी का साथ दिया, हम लोगों का साथ दिया, ये डीके शिव कुमार कहते हुए नजर आए। खड़गे सभी की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खड़गे सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जो चुनाव प्रचार प्रसार का दौर था, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरह से जीत किस तरह से कांग्रेस की हो सके उसको लेकर कई तरह की बातें यहां पर की जा रही थी। और ऐसे में डीके शिव कुमार की जीत हो गई है, जिसके बाद कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और ऐसे में भावुक होते हुए डीके शिव कुमार नजर आए। उन्होंने कहा कि यह अखंड कर्नाटक की जीत है। शिव कुमार ने कहा सोनिया गांधी ने हमेशा साथ दिया है, चाहे चुनाव प्रचार की बात की जाए या तमाम दावे वादों के साथ। ऐसे में सोनिया गांधी हमेशा खड़ी रही। डीके शिव कुमार ने आगे कहा कि खड़गे सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, क्योंकि पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप को कर्नाटक का भूमिपुत्र कह चुके हैं। जब प्रचार प्रसार किया गया था, उस दौरान तमाम बड़े वादे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे। और शिव कुमार की जो जीत हुई है, साफ दाव पर यहां पर शिव कुमार की लगी हुई थी। लेकिन एक बड़ी जीत के साथ एक बड़ी उपलब्धि सीधे तौर पर कांग्रेस की कर्नाटक में सामने आई है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रितु, और ये तस्वीरें हैं, अब फिलहाल हम देखें तो महिला कार्यकर्ता नजर आ रही हैं जश्न मनाते हुए उत्साह के साथ। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार ये जो मिथ था, परंपरा थी कर्नाटक में कि सरकार बदलेंगे या फिर रिपीट नहीं होती है सरकार, तो उन तमाम मिथकों को भी कांग्रेस तोड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो बड़ा जनादेश इसे माना जा सकता है, रुझानों के जो आंकड़े फिलहाल हम लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। सुन लीजिए, लांग की खरीद फरोख्त, ऑपरेशन लोटस, पैसा उनके पास अपार इकट्ठा हो गया है। कई कॉर्पोरेट्स के हजारों करोड़ रुपए उनके पास है। कांग्रेस को कुछ 20,000 करोड़ जो इन्होंने अडानी जी लगाए हैं, जिनका की कोई पता नहीं है कहाँ का पैसा है, वो 20 करोड़ में से 1000 करोड़ खर्च कर लेंगे तो लोटस हो सकता है। लेकिन इतने बहुमत मिलेगा, और कर्नाटक में कोई संध्या नहीं है, वहाँ मजबूत कांग्रेसी है। अभी तक जो खबर है, कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया। अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो इन्होंने करी अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे, जहां सीधे तौर पर कमलनाथ की तरफ से कहा गया कि आप थोड़ा सा और इंतजार कीजिए और कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में काबिज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया जब वो मीडिया से मुखातिब हुए। उनका कहना कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी कर सकती है। खरीद फरोख्त की जो राजनीति बीजेपी हमेशा से करती आई है, दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो अब कर्नाटक में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस विधायक बेहद मजबूत है, फिलहाल कर्नाटक में है, किसी भी तरह से स्थिति गड़बड़ाएगी नहीं, वहां कोई सिंधिया नहीं है। ये बड़ी बात और एक बड़ा निशाना बीजेपी पर साधते हुए दिग्विजय सिंह नजर आए।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वजह भी, टेंशन की वजह भी बन जाता है कि जब इतने भारी मतों के साथ अगर कांग्रेस यहाँ पर जीत दर्ज करवाती नजर आ रही ऋतु, तो कहीं ना कहीं विधायकों को संभालना भी बहुत जरूरी है। और यही तो वजह है ना कि 5 स्टार होटल में 50 कमरे विधायकों के लिए बुक किए गए हैं। और ये इसीलिए कवायद की जा रही है क्योंकि विधायकों में कहीं खरीद फरोख्त का डर अब कांग्रेस को सताने लगा है, कहीं खरीद फरोख्त ना हो या फिर विधायकों में किसी तरह की टूट सामने ना आए। तो यही वो वजह है कि अब संभाल कर रखा जा रहा है। और यही वजह है कि अब होटल में, 5 स्टार होटल में 50 कमरों को बुक किया गया है। न सिर्फ 5 स्टार होटल में 50 कमरे बुक, इसके साथ ही हेलीकॉप्टर की सुविधा तक यहाँ पर पूरे विशेष इंतजाम किए गए हैं कि अगर किसी भी तरह से सत्ता में काबिज कांग्रेस होती है तो उस दौरान विधायकों को किस तरह से बचाना है, उसकी रणनीति बी प्लान तैयार करके फिलहाल कांग्रेस चल रही है। ऐसे बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए फिलहाल हो जाता है क्योंकि देखिए पिछले चुनावों के लिहाज से इस बार की जो चुनाव है वो कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण थे। इस बीच सेमीफाइनल मानते हुए कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही थी कि अगर कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन यहां पर रहता है तो जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लेकिन कर्नाटक के लिए आने वाले 5 साल किस तरह से कांग्रेस के लिए यहां पर रहते हैं वो देखना बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार प्लान बी की तैयारी कर ली है। प्लान बी के तहत अब किस तरह की रणनीति यहां पर कांग्रेस की रहने वाली है वो विधायक दल की बैठक में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ऋतु, अगर हम इसी बीच अगर मुद्दों की बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से भी तमाम मुद्दों को लेकर घेरा गया था कांग्रेस में। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं कर्नाटक में, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो या फिर बजरंग बली जैसे उसका अगर हम आर्थिक या फिर हम धार्मिक और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से लक्ष्मी नारायण जी जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर। मुन्ना खान जी बीजेपी से हमारे साथ, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए। सर आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत। और शुरुआत मुन्ना खान जी मैं आपसे करना चाहूंगी। कर्नाटक में देखिए जो अब तक रुझान आए हैं, अगर वही नतीजे हुए तो जाहिर तौर पर कांग्रेस सत्ता में काबिज हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब तक के रुझानों को आप कैसे देख पा रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं कांग्रेस पार्टी की जीत पर बधाई देना चाहता हूँ आपको और आपके टीम को और आपके दर्शकों को। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज शनिवार का दिन है और हनुमान जी का दिन है। आज देखा यह जा रहा है कि हनुमान जी का गदा किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के सर पर और अमित शाह जी के सर पर पड़ने का काम किया है। किस तरीके से कर्नाटक की जनता ने उसे नकारा है और उसे विश्वास ये कराया है कि चुनाव जो है वो विकास पे लड़े जाते हैं, ये आस्था पे नहीं लड़े जाते, ये दल पे लड़े जाते हैं, ये किसी भगवान पे नहीं लड़े जाते। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो मैनिफेस्टो में साफ शब्दों में लिखा था कि हम पीएफआई और बजरंग दल पे बैंड करने का। बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से तमाम दावे वादे किए गए थे और कहीं ना कहीं उन्हीं दावे वादों पर परिपूर्ण होती हुई धरातल पर कांग्रेस नजर आएगी। लौटूंगी मुन्ना खान जी, मैं आपके पास सीधा रुक करती हूँ। लक्ष्मी नारायण जी आपका जिस तरह से रुझान सामने आया, अब तक बीजेपी ये कह रही थी कि थोड़ा इंतजार कीजिए, क्या अभी भी इंतजार करना बाकी है? अभी तो रुझान आया है। दूसरे नंबर कभी कभी ऐसा होता है 1977 उत्तरी भारत में कांग्रेस का नाम निशान भी नहीं बचा और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी जमानत नहीं बच पाई थी। और इसके बावजूद दक्षिण में कांग्रेस के लगभग 140 एमपी आ गए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है। आज उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनावों में यदि देखा जाए तो कांग्रेस कहीं अत्ता पत्ता भी नहीं है। अब दक्षिण में यदि कर्नाटक में एक स्टेट में उनकी सरकार आ गई, कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे मैनेजमेंट में खामी रही है। एक स्टेट में कांग्रेस की सरकार आना आपके मैनेजमेंट की खामी नहीं, बल्कि दक्षिण में 6 राज्य है, 6 राज्यों से पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ। यानी पूर्व और पश्चिम में तो बहुत तरह का कोशिश आपने की, हथकंडे अपनाए जो आपको धरातल पर तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन दक्षिण से तो दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए ना। नहीं, मैं यदि ये कहूँ, आप ये कह रहे हैं कि हमने हथकंडे अपनाए, मैं ये कह दूं कि कांग्रेस ने कर्नाटक में हथकंडे अपनाए, धन का इतना दुरुपयोग किया है।
तमाम इन्होंने इस तरह की नफरत की बातें फैलाई हैं, इसलिए ये होता है कभी कभी। आज ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर पाए, कहीं इनका अत्ता पत्ता भी कहीं नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण जी, तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि मुस्लिम समुदाय को ही यहाँ पर चुनकर अपना प्रत्याशी बनाया जाता था, उसके बाद अब बीजेपी पूरी तरह से काबिज हो चुकी है, तो इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। जहां शहर की बात कर रही हैं, जहां आजमगढ़ में जहां सपा अपना गढ़ मानती थी, उस आजमगढ़ में हमने उसे साफ कर दिया, रामपुर में साफ कर दिया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं एक भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रोच है वो आम आदमी तक है, हमारा संगठन आम आदमी तक है, हमारी जो नीतियां हैं उससे आम आदमी प्रभावित है। अब कर्नाटक, आप अकेले एक कर्नाटक की यदि बात करें तो मैं पहले कह चुका हूं, एक जितने उत्तर प्रदेश के मतदाता नगर निकाय में भाग ले रहे हैं उससे कहीं लाखों वहां कम मतदाताओं ने ये चुनाव किया है। तो इनकी, हमारी मोदी जी की और योगी जी की लोकप्रियता तो लगातार बढ़ रही है। अब पार्लियामेंट चुनाव आएगा उसमें भी पता चल जाएगा। बिल्कुल लक्ष्मी नारायण जी, और ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है ऐसे समय पर जब जिस तरीके से लगातार रुझान भी हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, और वो काफी बड़ी उपलब्धि एक योगी आदित्यनाथ की भी दर्शाता है कि उनके नेतृत्व में अगर इस तरीके के निकाय चुनाव में प्रदर्शन बैक टू बैक अगर हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं लोग आश्वस्त हैं। और इसका क्या ये समझा जाए कि ये जो निकाय चुनाव है वो 2024 का एक टोन सेट कर चुके हैं? देखिए, योगी जी की विकास कई कानून व्यवस्था पूरी 2017 तक 15 साल में किसी उद्योगपति ने मुंह करके उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं देखा। वहाँ 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो रहे हैं। ये विकास यात्रा को पूरी दुनिया देख रही है, पूरे देश देख रहा है। और कानून व्यवस्था के बारे में हमारे जितने 5.5 करोड़ मतदाता हैं सबने मोहर लगा दी। एक योगी जी की कानून व्यवस्था और विकास में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। हाँ। बिल्कुल सर, लेकिन देखिए एक बड़ी उपलब्धि सीधे तौर पर आप लोगों के हाथ लगी है, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको हर किसी ने, हर मतदाता ने अपने जहन में रखा, उसके बाद आप लोगों के पक्ष में आया? मैंने बता दिया आपको, निष्पक्ष हमारी ही कार्यप्रणाली है, चाहे वो भर्ती की हो, चाहे और कानून व्यवस्था की हो, विकास कार्य, किसान। अब आप बताइए, 38 पीसीएस एसडीएम बनने, 30 पीसीएस एसडीएम बनने में 19 लड़कियां हैं। इसलिए जो आदरणीय मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था उसे सार्थक उत्तर प्रदेश कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पूरे देश में बन गया। तो ये जितनी भी हमारी विकास की नीतियां हैं, जितनी हमारी कानून व्यवस्था है, इसको जनता ने स्वीकार किया है। बिल्कुल लक्ष्मी नारायण जी, आप हमारे साथ जुड़े, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का अगर जिक्र किया जाए तो 17 में से 16 नगर निगम में फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, और अब तक जो रुझान है उसमें एक में बीएसपी आगे चल रही है। बिल्कुल, और लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे जैसे आंकड़े भी सामने आ रहे हैं वैसे भी आपको बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी भी मिल रही है। आपको बताएं कि बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई, चुनावी नतीजों से जुड़ी कांग्रेस को कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही अब जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां सिद्धारमैया का कहना है कि मैंने पहले ही जीत के बारे में बताया था, मैं सुनिश्चित था कि कर्नाटक में कांग्रेस ही जीत यहां पर होगी। कर्नाटक के लोग बीजेपी से पूरी तरह से परेशान थे, ये बात सिद्धारमैया ने कही है। जहां कर्नाटक के लोग बदलाव चाहते थे और बदलाव की बयार कर्नाटक में बह गई है। बिल्कुल, सिद्धारमैया ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे पहले ही नतीजे पता थे और मैंने पहले ही जीत के बारे में आश्वस्त कर दिया था, बता दिया था। ये सिद्धारमैया वहां पर कद्दावर नेता है, वही कहते हुए नजर आ रहे। कर्नाटक के लोग बीजेपी से पूरी तरीके से परेशान थे, उन्होंने ये भी कहा।
और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बता दें कि लखनऊ में मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत दर्ज हुई है और कहीं ना कहीं ये सीट पिछली बार भी बीजेपी के खाते में थी और इस बार भी बीजेपी की साख का सवाल था और बीजेपी उस पर काबिज होती हुई नजर आई। बीजेपी की सुषमा इस दौरान जीत दर्ज करती हुई नजर आई है। मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत एक बड़ी उपलब्धि और बीजेपी के पास आई है। बिल्कुल, और लगातार जिस तरीके से जो चुनावी नतीजे आते जा रहे हैं वैसे हम अपने दर्शकों को भी बताते जा रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं। इसी बीच पूरा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सुरेंद्र कुमार जी भी बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या वजह है इतनी बड़ी जीत की निकाय चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 से लगातार जो है विकास व्यवस्था की बात हमने 2014 में किया था। उनको जो है 2017 में जब उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें जनादेश दिया तो हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, चाहे अतीत की बात करूं या मुख्तार अंसारी की बात करूं, ये तमाम जो गुंडा माफिया जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे जनता के बीच में जो आतंक फैला रखा था, आज वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल सर, लेकिन जो दावे वादे 2014 में किए गए थे वो दावे वादे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों देखने को मिल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी क्यों बड़ी उपलब्धि के तौर पर उभर कर सामने आ रही है, कर्नाटक पर क्यों नहीं? नहीं मनीषा जी, देखिए, जहाँ तक बात आपने कहा उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हमने जो वायदा किया था कि राम राज आएगा, वो हमने लाने का काम किया। भगवान राम का मंदिर हमने बनाने का काम किया, रोड हाईवे हमने बनाने का काम किया, एयरपोर्ट हमने देने का काम किया। ये तमाम जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी जो है काम करने का काम किया है। आप देखिए, कोई नहीं सोचा था कि जनधन योजना के माध्यम से जो वो गरीब हमारे माँ बहन थे उनका भी खाता खुलेगा। उज्ज्वला योजना आप देखिए, हम उज्ज्वला। बिल्कुल सर, देखिए तमाम दावे वादे वो हैं जो आप पहले से ही घोषणा पत्र में अपने मेंशन कर चुके हैं और ऐसे में जन जन तक ये बात पहुंचा चुके हैं कि वो कौन कौन से दावे वादे जिस पर बीजेपी अगर शहर की सरकार बिल्कुल सर शहर की सरकार बनेगी तो बीजेपी उन दावे वादों पर खरा उतरेगी। लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन कर्नाटक चुनाव पर भी आपका। तो दोनों में बहुत का फर्क है। हम लोगों ने जमीनी स्तर तक पहुंचा नहीं, यूपी है कि जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है। सुरेंद्र जी मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं। पार्टी की सरकार के कामों पे ठप्पा लगाया है कि जी लगे रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह से करते रहो, हम आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो जलंधर की जनता को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पंजाब की जनता का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। मैं थोड़े से आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पिछली बार 92 सीट्स जीत के हमने सरकार बनाई थी, आज से लगभग 1.25 साल पहले। वो एक वेव थी आम आदमी पार्टी की। उस वेव में भी जलंधर की लोकसभा सीट में 9 विधानसभाएं आती हैं, उन 9 में से हम केवल 4 जीत पाए थे, बाकी 5 कांग्रेस के पास चली गई थी। तो ये इतना ज़बरदस्त कांग्रेस का गढ़ माना जाता है कि 9 में से 4 ही हम जीत पाए। उस वेव के अंदर भी 5 सीट कांग्रेस जीत गई। आज उस 9 में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है। केवल 2 जलंधर सेंट्रल और जलंधर नॉर्थ की सीटों पे हम थोड़ा पीछे हैं। पिछले साल असेंबली का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें हमें पूरे पंजाब में 42% वोट मिले थे, लेकिन जलंधर में हमें बहुत कम वोट मिले, हमें 28% वोट मिले। आज इसको हमने बढ़ा के हम लगभग 34% वोट पे हैं और जलंधर जीत रहे हैं। पिछले बार असेंबली चुनाव में 4 विधानसभाएं ऐसी थी, शाहकोट, आदमपुर, फिलौर और जलंधर नॉर्थ, जहाँ पे हम तीसरे नंबर पे थे। आज इन 4 में से 3 सीटें हम जीत गए हैं और 1 सीट पे हम सेकंड नंबर पे हैं। और 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जलंधर सीट से, लोकसभा की सीट से हमें केवल 2.5% वोट मिले थे। आज हमें 34% वोट मिले हैं और हम जीते हैं। दूसरी पार्टियों ने, बीजेपी ने एक नेता के, अटवाल साहब के बेटे, चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे को टिकट दिया था। कांग्रेस ने संतोष सिंह चौधरी के बेटे को टिकट, पत्नी को टिकट दिया था। दोनों को हरा के
पंजाब की जनता ने परिवारवाद को हराया है और काम की राजनीति को वोट दिया है। 2014 में आम आदमी पार्टी की 4 सीटें थी लोकसभा में, 2019 में 1 सीट रह गई और फिर जब मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो 1 भी सीट नहीं बची। आज आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एंट्री हो रही है, 1 सीट से एंट्री हो रही है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी का लोकसभा के अंदर बहुमत भी होगा। भगवान ने अगर चाहा और देश की जनता ने अगर चाहा तो आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो एक लोकसभा ही ऐसी जगह थी जहां आम आदमी पार्टी की मौजूदगी नहीं थी, अब वहां भी आम आदमी पार्टी की मौजूदगी हो गई है। मैं फिर से पंजाब की जनता को, जालंधर की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जालंधर लोकसभा में जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें जो नतीजे आज आए वो आम आदमी पार्टी के कामों पर लगभग 14 महीने अभी हुए नहीं हैं। 16 मार्च को हमने वोट ली थी, 16 मई को 14 महीने होंगे, तो लगभग 14 महीने पुरानी सरकार के कामों पर पॉजिटिव मोहर लगाना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम धर्म की या जात पात की राजनीति नहीं करते। हम मोहल्ला क्लिनिक गिना रहे थे, जो आम आदमी क्लिनिक हमने पंजाब में बनाए हैं 580। हम वहाँ स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात कर रहे थे, स्कूलों के नाम पे वोट मांग रहे थे। हम वहाँ पर बिजली का बिल 0 जो आया उसको आगे कैसे लेके जाना है, ऐसे ही ये जारी रहेगा। उसके लिए बिजली जो हमारा PSPCL है उसका बजट हमने जो पे कर दिया उस पे वोट मांग रहे थे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है उसके नाम पर वोट मांग रहे थे। हम व्यापारियों से बात कर रहे थे, किसानों से बात कर रहे थे, मजदूरों से बात कर रहे थे, हर एक की भलाई की बात कर रहे थे। इसीलिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग पॉजिटिव राजनीति को पसंद करने लगे। ये शुरुआत दिल्ली से हुई थी, जब 28 सीटें आई थी, फिर उसके बाद 67 आई, 60 उस पर 63 आई। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो काफिला शुरू किया था रामलीला ग्राउंड से, वो आज एक नेशनल पार्टी के रूप में बहुत बड़ा बन गया है। 92 MLA हमारे पंजाब की विधानसभा में, 63 MLA हमारे दिल्ली की विधानसभा में, 5 MLA हमारे गुजरात की विधानसभा में, 2 MLA हमारे गोवा की विधानसभा में, 10 MP हमारे राज्यसभा में और आज के बाद 1 MP हमारा लोकसभा में है। तो नेशनल पार्टी बनने के बाद कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जिसमें हमारा योगदान या हमारा हिस्सा ना हो। ये सब आम आदमी पार्टी की टीम, जो वॉलंटियर जो अपने जेब से खर्चा करके घर से निकलते हैं और निकल के काफिले के रूप में एक बड़ा रोड शो बना देते हैं, तो ये उनकी जीत है। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत टाइम दिया पंजाब के लिए और अलग अलग भी गए हम, और जितने भी वॉलंटियर और अहदेदार साहबान थे उन सब की जीत है। मैं जिन्होंने हमें मान सम्मान दिया, हम पर फूलों की वर्षा की, हमको अपने अपने कहीं ना कहीं बुला के मान सम्मान दिया, हमारी इज्जत की, मैं उनको तो बधाई देना ही चाहता हूं दिल से। लेकिन जिन्होंने हमको गालियां दी, हमारे बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की, अनाप शनाप बोला, पर्सनल लाइफ के बारे में, उनको भी मैं कहता हूं कि वो भी उनका भी भला हो। अब उनको शायद पता चल गया होगा कि ये बातें पुरानी हो चुकी हैं कि किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दो, ये हो गया वो हो गया। लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लोग ये चाहते हैं जी हमारे बच्चे को पढ़ाई अच्छी मिलेगी, हमारे बच्चे को रोज़गार मिल जाएगा, हमारे बिजली का खर्चा कम हो जाएगा, हमें बुज़ुर्गों का इलाज फ्री हो जाएगा। लोगों को ये मुद्दे चाहिए। शायद आने वाले दिनों में वो जो भटके हुए लोग हैं वो भी शायद अपनी जो है लाइन या अपना एजेंडा चेंज करें कि हमें ये एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने वाली राजनीति की बजाय
हमें विकास की बातें करनी चाहिए। तो जब 92 सीट जीतकर मुख्यमंत्री का मुझे दायित्व दिया था, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया था, तब भी मैंने यही कहा था कि जीतने के बाद हमको अहंकार नहीं करना है, अभी तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी है और ज़्यादा मेहनत से काम करना है। अब जलंधर वालों ने इतना मान सम्मान किया, जलंधर वालों ने इतना भरोसा किया, उम्मीद आस जगी है, तो हमको और जिम्मेदारी से काम करना होगा। जलंधर को कैसे चमकाना है और हमारे पंजाब के शहरों को कैसे हमने चमका के पूरे देश में हमारे स्टेट को नंबर 1 बनाना है, ये हमारा अगला मकसद है। रंगला पंजाब, कलरफुल पंजाब जो हमारा टीचा है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज जब जीत हुई मेरा हौसला बहुत बढ़ गया, क्योंकि हम लोग जब जाते थे अरविंद जी रोड शो में जाते, हम यही लोगों को कहते थे कि 11 महीने की इलेक्शन है, अगले साल इन दिनों में फिर कोड लगा होगा, 2024 की इलेक्शन चल रही होगी, बल्कि मार्च में ही लग जाता है, मार्च के एंड में। तो 10-11 महीने हमारे एमपी को मिले हैं, लेकिन 10-11 महीने में ही हम इतना काम करेंगे कि अगली बार हमको हाथ जोड़कर वोट ना मांगने पड़े। अगली बार हमारे काम और कामों के आधार पर जितना हमें समय मिला, पार्लियामेंट में जलंधर की आवाज़ पंजाब की आवाज़ बन के गूंजेगी, ये मुझे उम्मीद है। और आज लगभग 60,000 मतों से जीतना, और बाकी सभी इकट्ठे थे, ये बीजेपी, अकाली दल, बीएसपी, कांग्रेस, ये सब इकट्ठे थे। इनकी पीसी अलग अलग होती थी, बस एक घंटा पीसी में गैप होता था, कंटेंट सेम ही होता था, एक दूसरे को दे देते थे कि ये अब तुम ले जाओ, ये गालियाँ मैंने दी हैं, ये अब 3 बजे दे देना, वही गालियाँ 4 बजे वो देते थे। तो ये इकट्ठे मिलके लड़े। तो लेकिन लोगों ने इन सबको नकार दिया और लोगों ने आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके वर्क कल्चर पर, उसके ईमानदारी के जो फतवा है, ये ईमानदारी का फतवा हमें दिया। जलंधर के लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने वोट किया और हम उनकी आसों उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और हमारी जिम्मेदारी, इसको हम जिम्मेदारी समझते हैं कि हम जलंधर के लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं कि लास्ट ईयर आपकी सरकार बनी और कोई नहीं मान रहा था कि आप संगरूर हार सकते हैं, आपकी अपनी सीट थी और इतनी मजबूत पोजीशन में आप संगरूर हार गए, और अब बहुत कमजोर पोजीशन में मान रहे थे, कोई आपको जीता हुआ मान नहीं रहा था, लेकिन ये आप जीते, तो मतलब ऐसा क्या हुआ है और पिछली बार ऐसा क्या नहीं हुआ था? देखो, आम आदमी पार्टी है, अभी हमारा वोट बैंक जो है हमें भी नहीं पता कौन है। हम किसी सर्वे में नहीं आते, सीधा सरकार में ही आते हैं। कोई नहीं मान रहा था कि 67 आ जाएंगी, कोई नहीं मान रहा था 63 आ जाएंगी, कोई नहीं मान रहा था 92 आ जाएंगी। तो हर इलेक्शन का सिनेरियो अलग अलग होता है। तो संगरूर में जो लोगों ने फैसला किया वो भी हम सर माथे पे लिया। वहाँ क्या कमियां रहीं, क्या हम नहीं कर पाए, उनसे सीखा, तो आज हम उन कमियों को दूर करके जलंधर में कामयाब हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जालंधर और लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है, लेकिन इस बीच आगे की चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले इसी पर रिएक्शन आपका, क्योंकि लगातार इसको चुनौती के तौर पर आम आदमी पार्टी देख रही थी, लेकिन इस बार जब ये आंकड़े सामने आए हैं तो एक उत्सुकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा चैलेंज भी हो जाता है कि लोगों ने अगर इतना विश्वास यहाँ पर जताया है तो उन पर खराबी उतर रहा है आने वाले समय में। नेचुरली जब जनता आपके ऊपर भरोसा जताती है तो आपको काम करके दिखाना होता है। अगर आप काम करके नहीं दिखाएंगे तो आपको फिर से वापस बाहर फेंक दिया जाएगा। तो आप पार्टी के ऊपर सचमुच बहुत जिम्मेदारी है और उनको ईमानदारी से पंजाब में काम करके दिखाना होगा, क्योंकि पंजाब की समस्याएं जो हैं वो थोड़े अलग स्तर पे हैं। वहाँ पे जो आम समस्याएं कई राज्यों में हैं वो वहाँ बहुत कम है, वो वहाँ पे नहीं के बराबर है। वहाँ की जो सबसे बड़ी समस्याएं अभी है वहाँ पे आतंकवाद, स्मगलिंग, नशे की हालत, इन सब चीजों पे उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और इन सब चीजों को कैसे बेहतर करें, वहाँ के युवाओं को कैसे सही रास्ते पे लाएं, इन सब चीजों पर इन्हें बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि समृद्धि तो वहाँ है लेकिन आगे
बिल्कुल, आगे सर बहुत चुनौती हैं और उस चुनौतियों को किस तरह से पार करना है वो बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर रह जाता है और आगे आने वाला समय भी बताएगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद एहसान जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर सर आपका। और अब तक के जो रुझान सामने आए, चाहे कर्नाटक हो या पंजाब की जालंधर सीट से हो या फिर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा में जो उपचुनाव हुए थे, स्वार और छानबे, किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, कर्नाटक का चुनाव और अलग अलग स्टेट के चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो लोकल मुद्दे हैं और जो लोकल वहाँ के इश्यूज हैं उससे प्रभावित होते हैं। कर्नाटक में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। करप्शन का जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने सेट किया था वो नैरेटिव कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ दिख रहा है अभी तक जो रुझानों में। और कर्नाटक में यह भी रहा है कि सरकार हमेशा से रिपीट नहीं हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। और कर्नाटक में जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, उसने जो लड़ाई लड़ी है वो भी चुनाव में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा एज है और कि कांग्रेस पार्टी इसको और बहुत बेहतर कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी लास्ट आवर में मैच कांग्रेस पार्टी के हाथ से फिसलता गया। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुरुआत में जिस तरीके से हार दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी की, वो हार को बचाने में भारतीय जनता पार्टी ने जो मुशक्कत और मेहनत प्रधानमंत्री और योगी जी और बाकी जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के जो लीडरशिप है उसने जो कोशिश किया उसका रिजल्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की जब हम बात करते हैं सर, तो कर्नाटक में क्योंकि एज का जब आपने जिक्र किया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम शुरुआत रुझानों में ये देख रहे थे कि कहीं ना कहीं उसी एज पर बीजेपी भी थी। लेकिन एज तो छोड़िए, एंटी इनकम्बेंसी से कहा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी यानी लोगों के बीच में बीजेपी को लेकर नाराजगी तो थी, लेकिन तमाम मुद्दे उठाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को उन मुद्दों के साथ प्रभावित करने में नाकामयाब बीजेपी नजर आई है कर्नाटक में। बिल्कुल, देखिए करप्शन एक बहुत बड़ा मामला इशू था वहां के कर्नाटक के चुनाव में। और कांग्रेस पार्टी ने जो लास्ट आवर में मैनिफेस्टो लाया और जिस तरीके से बजरंग दल का जिक्र किया और जिस तरीके से मोदी जी ने भाषण में बजरंग बली को इशू बनाया, वो प्रभावित नहीं कर सकी। अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार करप्शन के ऊपर अगर मजबूती से अपनी बात रखती और वहां लोगों को कन्विंस करती, जितने बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे थे वहां पे अगर उसको भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से उसका जवाब दे पाती तो आज रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां से एस्केप करती हुई दिखी, करप्शन पे कोई बात नहीं की, वहां के डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं की और वहां से भागती हुई नजर आई और वो धार्मिक मुद्दे पर आकर अपने आप को फोकस किया और बजरंग बली का सहारा लेने की कोशिश की, वहां लोगों ने नकार दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा। सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए चुनौतियां तो बहुत थी, लेकिन चुनौतियों से किस तरह से बीजेपी खुद बैकफुट पर ही नजर आ गई जिन मुद्दों को यहाँ पर उठाया हुआ। लेकिन अमिताभ जी, जिस तरह से देखिए, क्योंकि कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है दक्षिण में जहां बीजेपी सत्ता में काबिज थी। अब पूरी तरह से अगर यही नतीजे सामने आते तो पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ दक्षिण के उन 6 राज्यों से हो जाएगा, जहां 5 राज्यों में तो फिलहाल बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि 130 लोकसभा सीट से बीजेपी पूरी तरह से हाथ धो बैठेगी? समय से वो सत्ता में थी तो वो भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि जो केंद्रीय स्तर पे जो राजनीति होती है और राज्य स्तर पे जो राजनीति होती है उसका काफी फर्क पड़ता है। बीजेपी के हारने के 2 प्रमुख कारणों में आप अगर आप नोटिस कीजिएगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ग्रामीण स्तर पे बीजेपी जो है का उसका सुपड़ा साफ हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो स्थानीय स्तर पे जो कद्दावर नेता हैं उनकी उपेक्षा जो है बीजेपी को भारी पड़ी है। झारखंड में ऐसी ही गलती की थी बीजेपी ने, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं को हाशिए पर रख दिया था, इनकी सरकार चली गई। अभी कर्नाटक में येदियुरप्पा जैसे प्रभावी नेता को इन्होंने हाशिए पर रखा हुआ है। इसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। इनके जो एक उप मुख्यमंत्री थे, क्या सावंत नाम ध्यान नहीं आ रहा, उनका जाना भी इन्हें बहुत भारी पड़ा है। तो
ये बीजेपी को समझना पड़ेगा कि स्थानीय स्तर पे जो कद्दावर नेता हैं उनको सही ढंग से हैंडल करें, उनका सही ढंग से उपयोग यानी करें। लेकिन अमिताभ जी देखिए, अगर केंद्र सरकार के भरोसे रहेंगे, केंद्र नेतृत्व के भरोसे रहेंगे और राज्य सरकारें अगर काम नहीं करेंगी तो इसी तरह के तो नतीजे सामना करना पड़ेगा फिर बीजेपी को। कर्नाटक में तो हम यही देख रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुट गए थे, अमित शाह जुट गए थे, जेपी नड्डा यहाँ पर आए थे, रैलियां की थी, तमाम संबोधन किया था और तमाम ऐसे नेशनल मुद्दों को उठाया गया है, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं पहुंचा। जब तक केंद्र सरकारें काम नहीं करेंगी तब तक इसी तरीके के नतीजे और कहीं ना कहीं इसी तरीके की हार का सामना बीजेपी को करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल 100% आप सही बोल रही हैं। आपको काम करना ही पड़ेगा। केंद्र के भरोसे राज्य सरकार अब बैठी रहेगी तो काम नहीं चलने वाला है। हालांकि मोदी जी का असर पड़ा है। आप ग्रेटर कर्नाटक ये बंगलुरु में देख लीजिए, वहां बहुत बेहतर सीटें इन्हें मिली हैं। जो 2 दिन इनको मिला और जो शहरी इलाकों में इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, उसका असर तो पड़ा। लेकिन राज्य सरकार को तो काम करना पड़ेगा। राज्य सरकार के जिम्मे जो कार्य हैं अगर वो नहीं करते हैं तो जनता कितना दिन बर्दाश्त करेगी और क्यों बर्दाश्त करेगी? भाई दूसरे जो विकल्प हैं उनको अपनाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कांग्रेस को भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, उससे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अभी ये राजस्थान वाली गलती अगर इन्होंने कर्नाटक में दोहराई तो इनको बहुत भारी पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। हालांकि मैं इशारा कर रहा हूँ मुख्यमंत्री के चयन की तरफ। बिल्कुल समझ पा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चयन की तरफ इशारा कर रहा हूँ, जो उभर करके प्रबंधन में। ठीक है मोहम्मद एहसान जी, क्योंकि हम कर्नाटक का भी जिक्र करें, इसके बाद हम यूपी चुनाव पर भी आएंगे जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस के अंदरूनी कलह की बात करते हैं, उसका प्रभाव उन्होंने लोगों के बीच में नहीं पड़ने दिया गया। कांग्रेस के भी कद्दावर नेता, अगर हम डीके सिद्धरामैया की बात करते हैं या फिर शिव कुमार की बात करते हैं, इन लोगों में बीच में कितने अंदरूनी कलह चल रही थी, इन लोगों में विवाद चल रहा था, लड़ाई झगड़े थे, लेकिन मजाल जो कांग्रेस ने उन चीजों को बाहर आने दिया हो। देखिए, एक चीज तो है कि आपसी कला, आपसी गुटबाजी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों में बहुत पूरी तरह से चल रहा था और अंदरूनी लड़ाई चल रही है, ऐसी बात है और आगे भी चलती रहेगी। आगे आपको दिखेगा। अब तो मुख्यमंत्री का चयन होना है और मिनिस्ट्री का बंटवारा होना है, उसमें भी आपको ये चीज सामने आएगी और दिखेगी, मीडिया में वो चीज आएगी, पब्लिक डोमेन में भी आएगी। लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं। देखिए वहां पे क्या था कि आप सीधा सीधा जानिए कि वहां की जनता त्रस्त हो गई थी और वो सरकार कांग्रेस पार्टी ने वहां बदली है, ऐसी बात नहीं है। वहां की सूरत कांग्रेस पार्टी ने बदली है, ऐसी बात नहीं है। वहां की जनता ने ये सूरत बदली है और आप इस बात को मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का वैसा, देखिए पूरी तरह से कांग्रेस ने मजबूती के साथ कर्नाटक में अपना खेला जो यहाँ पर था उसे बरकरार रखा। लेकिन एक बहुत, क्योंकि समय की कमी है, बहुत कम शब्दों में अपना जवाब दीजिएगा कि कांग्रेस अगर सीधे तौर पर सत्ता में काबिज हो भी गई तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती सीएम का चयन करना होगा? बिल्कुल, वहां पे कांग्रेस का चयन करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कांग्रेस के लिए और इसको किस तरीके से कांग्रेस जो है अपने कलेक्टिव लीडरशिप में किस तरीके से इसको लोगों को कॉन्फिडेंस में ले पाती है, लोगों को यकीन दिला पाती है और जितने भी एमएलए हैं उनको के ईगो को किस तरह सेटिस्फाइड करती है। क्योंकि वहां पे कर्नाटका में सरकार और सीएम फेस को लेकर तो अभी से लड़ाई शुरू हो गई है ऋतु। लगातार सिद्धरामैया के जो बेटे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे पिता को ही सीएम बनना चाहिए, लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर बहुमत का या फिर जनादेश अगर लोगों ने दिया है तो उसको कितने बखूबी तरीके से जिम्मेदारी के तौर पर, आश्वासन के तौर पर कांग्रेस आगे रखती है और क्या कुछ आने वाले 5 सालों के लिए रणनीति रहेगी। आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार नजरें हमारी बनी हुई हैं लगातार, क्योंकि चुनावी रुझानों के बाद अब नतीजे भी सामने आ रहे हैं और नतीजों का आज दिन है। ऐसे में कर्नाटक में एक तरफ कांग्रेस की जीत देखने को मिल रही है, तो यूपी के अगर निकाय चुनाव की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन यूपी में बीजेपी की आंधी नजर आ रही है। बिल्कुल, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि हर सिक्के के 2 पहलू और राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए वो सीधे तौर पर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव और तमाम जो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसको लेकर पल पल की अपडेट लगातार जनतंत्र टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।